और आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम अच्छा, आप लोग को आवाज साफ आ रही? अभी स्टूडेंट तो बिल्कुल 4-5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, शायद और कुछ थोड़ा जब तक हम कर बातें कर लेते हैं। अच्छा, जो कोर्स है डेटा साइंस का, और डेफिनेटली इसमें ये इशू भी होंगे कि आपको पहले से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो उसके प्री रिक्विजिट्स की चीज़ें हैं। उसमें से एक तो आपको थोड़ी बहुत पाइथन आनी चाहिए ताकि आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकें, इसके प्रोजेक्ट कर सकें। और डेफिनेटली पाइथन जो है वो आपको डेटा स्ट्रक्चर और मेडिकल कंप्यूटिंग में पढ़ाई गई होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो लर्निंग की होगी आपने। और उसके बाद आपको थोड़ा स्टैट्स भी आना चाहिए ताकि स्टैटिस्टिक्स के जो मॉडल हम बेसियन है उस तरह के दूसरे मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ पर तो हम ज़ाहिर है उसकी लर्निंग करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम पढ़ेंगे नहीं, वो मॉडल तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पहले से होती है तो आसानी होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो है मशीन लर्निंग का थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। कुछ लोग कहते हैं एआई, इसका प्री रिक्विजिट है, ये रैक है जो एआई को पता होना चाहिए, लेकिन वही मशीन लर्निंग। अच्छा, तो वो बारिश की वजह से आगे कुछ डिस्टर्बेंस होगी ना, हो सकता है इस वजह से हो। जब आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो मुझे ज़रूर प्रॉम्प्ट कर देना, तो मैं देखता हूँ कि फिर मोबाइल कनेक्शन से कनेक्ट करूँगा। हाँ, बिल्कुल बता दीजिए, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो और आपको आवाज़ ही ना आ रही हो, मैं अपना माइक भी चेंज करके देखता हूँ, काफ़ी देर के बाद क्लास ले रहा हूँ, होल्ड करना, मैं माइक भी चेंज करता हूँ, शायद इससे भी डिस्टॉर्शन दूर हो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप लोगों को डिस्टॉर्शन ऐसा लगे बहुत ज़्यादा है तो मुझे ज़रूर प्रॉम्प्ट कीजिएगा ताकि मैं सही कर सकूँ, कोशिश करूँ कि इम्प्रूव करूँ। अभी तो मैंने हैंड फ्री चेंज कर दिया। अभी की आवाज़ की क्या पोजीशन है? कुछ क्लियर हुई आवाज़? दिनेश कुमार,
अभी भी डिस्टॉर्शन है। अच्छा चलो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले यही मसाइल हल कर लेते हैं ना, ताकि फिर एक ही दफ़ा जो है वो इशू जो है सॉल्व हो जाए। तो एक मिनट और होल्ड करो फिर मैं सर बहुत शोर आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब कुछ बेहतर हुई है आवाज़ में? जी मैं पूछ रहा हूँ, आवाज़ कुछ बेहतर हुई? अच्छा, डेटा साइंस का कोर्स है और सम टाइम ऐसा होता है रिसीव करने वाले की भी अगर नेट स्लो हो ना, तब भी डिस्टॉर्शन की तरफ जाता है। तो इंशाल्लाह बेहतर हो गया आस्ते-आस्ते। और कहीं भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा डिस्टॉर्शन शुरू हो जाए मुझे बताना, ताकि हम उसको उसी अकॉर्डिंगली जो है उसको इम्प्रूव करें। ठीक है? अच्छा, आप लोग जो लॉगिन होंगे ना, नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन हो, तो पहले अपनी आईडी लिखना, फिर अपना नाम लिखना। जैसे अभी कुछ लोगों ने अपनी आईडी और नाम लिख के आया लॉगिन हो, ये तरीक़ेकार सही है, ताकि इससे अटेंडेंस लेने में आसानी होती है। तो पहले आईडी लिखना, जैसे कुछ लोगों ने पहले नाम और फिर आईडी लिखा, अभी तो चलने दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप पहले आईडी लिखेंगे फिर नाम लिखेंगे, ताकि मैं अटेंडेंस जब लूँ तो मुझे ज़रा कन्वीनियंट हो। अच्छा, डेटा साइंस का कोर्स है और डेफिनेटली एक हाइप क्रिएट हुई हुई है डेटा साइंस की मार्केट में। और ज़ाहिर है अभी तक तो यही कहा जाता है कि जितनी जॉब्स उतने लोग जो है अवेलेबल नहीं है, यानी जॉब्स ज़्यादा हैं और सही काम करने वाले लोग जो है वो कम है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए जो है वो ज़ाहिर है हम सोचेंगे, एक कोर्स से तो खैर मसला हल नहीं होता, लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि हमें जो है वो अपना कैरियर डेटा साइंस में बनाना है, तो हमें क्या-क्या चीज़ें सीख लेनी चाहिए या कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिर्फ जानने से जो है वो डेटा साइंस पे काम करना ज़रा दुश्वार है। हमें जो है वो उसकी फुल प्रैक्टिस हो, इसके नए टूल्स पे काम करना आता हो। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो इसको यूज़ करना जानते हो, कि इसके इंटरनल जो वर्किंग है वो अगर कब वीक भी होती है तब भी आप इसके जो पैरामीटर्स हैं और जो इसके इस्तेमाल करने का तरीका है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो जो डेटा साइंस में जो लोग बीएस कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, तो वो लोग बेसिकली इसकी डेप्थ नॉलेज लेते हैं। एक कोर्स अगर पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ की तरफ जाना ज़रा डिफिकल्ट होता है। तो उसमें फिर हम थोड़ा सरफेस नॉलेज लेके जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना? तो इसमें भी ऐसे करेंगे हम। पहले तो हम ये देखेंगे कि डेटा साइंस क्या है और इसकी हाइप क्या है और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट हो गई है। गो कि आप बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट हैं आजकल, तो कोई चीज़ आपके हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स से मौजूद है। तो और उसके बाद फिर इसमें हम क्या-क्या पढ़ना चाहेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा और उसके बाद फिर हम इसके मुकम्मल तौर पे काम शुरू कर देंगे। तो ज़्यादातर काम जो है इसका प्रैक्टिकल है और कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ ही प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएँगे और इसी प्रैक्टिकल बेसिस पे ही आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो आपने जो है इसको इसी तरह प्रिपेयर करना है कि आपको कोड आता हो लिखना पाइथन पे। इतना कोड आता हो कि आप जो है वो बेसिकली इसकी जो कोडिंग है डेटा साइंस के रिगार्डिंग वो आप कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर वो सिखाऊँगा और जितना टाइम मिलेगा और जितना कोर्स हम कवर करना चाहते हैं उसके 90% हो जाए तो सो गुड है। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह 16 स्टूडेंट तो हो गए, आस्ते-आस्ते आ ही जाएँगे। अच्छा, डेटा साइंस बेसिकली जैसे नाम हमें नज़र आ रहा है, डेटा साइंस। तो
किसी को आइडिया है? मैं वैसे ही आपसे इंट्रैक्शन करने के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी खामोशी है क्लास में, अजीब सी ऑनलाइन क्लास हो रही होती है ना, तो मैं एक दो स्टूडेंट से ज़रा पूछता हूँ। अब आपकी माइक ओपन है, आप खुद अपना माइक ओपन करके मुझे जवाब दे देगा। तो ये काशान और लॉगिन है 8876। तो आपसे पूछता हूँ, डेटा साइंस के बारे में क्या जानते हैं आप, ज़रा सा मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। डेटा साइंस में ये समझ आता है कि इसमें डेटा सेट्स के उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी डेटा सेट के थ्रू। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपने क्या मशीन लर्निंग पढ़ी हुई है? ये नहीं, इसलिए नहीं कि खुदा ना खास्ता के मशीन लर्निंग पढ़ ली थी आपने? काशान से ही पूछ रहा हूँ। तो आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं पूछ रहा हूँ काशान, आपने मशीन लर्निंग पढ़ी है? आई आवाज? हेलो, आवाज आई? मैं पूछ रहा हूँ मशीन लर्निंग पढ़ी है आपने? मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग नहीं पढ़ी सर। अच्छा, आवाज क्या ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है? जी सर, काफी ज्यादा आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। अच्छा, तो फिर कैसे चलेगी क्लास? जब समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ तो क्लास कैसे चलेगी? सर बीच में थोड़ी कटने लग जाती है आवाज। सर अभी तो बिल्कुल बेहतर है, बीच में कट रही थी लेकिन अभी बेहतर हुई है। सर अभी बेहतर है, लेकिन बीच में कटने लग जाती है। चलो, जब ज्यादा प्रॉब्लम हो ना तो मुझे जरूर प्रॉम्प्ट कर देना, ताकि मैं अकॉर्डिंगली उसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाऊँ उसको। ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। मतलब जाहिर इशू है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और आप ऐसा नहीं कि डिस्टॉर्ट हो रही है और आप सुने जा रहे हैं, आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको इम्प्रूव करूं। अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट नहीं हूँ, यानी मोबाइल से यानी हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं हूँ, अभी नॉर्मल अपना नेट चला रहा हूँ। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बारिश की वजह से कुछ इश्यूज हों। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट और से क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि इस तरह से कुछ इंट्रैक्शन होगी तो आपको भी थोड़ा एक्टिव रहेंगे। जिशान यासीन है कोई, काफ़ी पहले लॉग इन हुए थे। तो जिशान यासीन, आप बताएंगे डेटा साइंस क्या है, क्या सोचते हो? सर सर मेरे ख्याल में डेटा साइंस ये होता है कि आपके पास एक बहुत सारे डेटा एक जगह से गैदर करके और उसमें से ऐसी वर्किंग करो जो आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन हो, वो डिस्ट्रैक्ट करो आपके लिए। ये सही है। We need to extract or see the inside the data, right? तो बिल्कुल सही है कि हम ये चाहते हैं कि हम डेटा साइंस में डेटा जो हमारे पास मौजूद हो उसमें हम इसकी इंसाइट्स और उस इंसाइट्स को देखें और उसकी प्रेडिक्शन भी करें, एनालिटिक्स भी करें। तो वो सारे काम जो है इसके अंदर करेंगे। तो सही कहा। आप लोग में से कितने लोग जो FIP में भी इनरोल्ड है, या सारे ही FIP में इनरोल्ड है? जैसे बिलाल हुसैन है, जिशान है, सज्जाद है, आसिफ अली भुट्टो है। अच्छा, सही है, सही। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग इनरोल्ड होंगे, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, जैसे रिफत मदर का मेरा ख्याल हो चुका है। सही है। अच्छा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेटा साइंस बेसिकली इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डेटा। ये टोटली डेटा पे डिपेंड करता है। और आपको मैं बताऊं कि क्या चीज़ डिपेंड करती है, हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है। यानी मिसाल के तौर पे मेडिकल फील्ड में है तो मेडिकल का डेटा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटा। अगर आप क्या नाम है उससे फार्मिंग से मुंसलिक है तो वहाँ का डेटा, इंडस्ट्री से मुंसलिक है तो वहाँ का डेटा। तो इस तरह के जितने डेटाज आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो उन डेटाज के ऊपर वर्किंग करना कि वो डेटा जो है बेसिकली वो ये चाहते हैं कि इसके अंदर इंसाइट्स देखें या प्रिडिक्शन करें। लेकिन डेटा और इसके आउटपुट्स के दरमियान इसका पूरा एक साइकिल है। ऐसा नहीं है कि आप डेटा लेते ही उस पर प्रिडिक्शन या इंसाइट्स के मॉडल लगा के जो है वो अपनी वर्किंग कर लें, बल्कि इसके बीच में आपको पूरा एक प्रोसेस चलाना पड़ता है। तो जो डेटा आपके पास होता है उसको बेसिकली दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं।
जिसमें से एक को हम जैसे ये दिया हुआ है तो इसको इस तरह से टपल कहते हैं, ये जो लिख रहा हूँ मैं इस तरह, ये टपल्स कहलाते हैं। फीचर यानी ये इसके डेटा की तादाद है। अब ये जो एक डेटा आपके पास यहाँ पर मौजूद है, इसके कई एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो मैं इस तरह से एग्जांपल मजीद देता हूँ कि खुदा न खास्ता किसी को अगर हार्ट डिसीजेज हैं तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। यानी उसके हमने कहा कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, ठीक है, बीपी इसका कैसा रहता है, उसका जो है वो और दूसरी चीज़ें कैसी होती हैं, और अगर ये सब चीज़ें हैं तो उस वक्त उसको हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है, तो हम कह देते हैं हाँ हार्ट का प्रॉब्लम है उसको। इसी तरह से ये दूसरा इंस्टेंस है, इंस्टेंस का मतलब है कि ये दूसरा पेशेंट है, हो सकता है कि इसको ना हो, ये तीसरा पेशेंट है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये बेसिकली गैदर किए जाते हैं, और कितने लोगों के गैदर किए जा रहे हैं वो ये है, ठीक है। इसके बेसिस पे इसके एक्शन क्या था वो यहाँ पे एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ होता है कि इसके एक्शंस जो हैं वो ये हैं। तो अभी हम इस डेटा को भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो इस टाइप में डेटा होना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट इस टाइप में हमेशा डेटा आपको मिलता नहीं है, ताकि जो कि जिस पे आप डायरेक्टली प्रेडिक्शन या डायरेक्टली जो है वो इनसाइट देखेंगे। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डेटा जब सेव किया जा रहा होता है तो एग्जैक्टली इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो नहीं मौजूद होता, जिस फॉर्मेट में मशीन लर्निंग या डेटा साइंस चाहता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है और इस डेटा को मीनिंगफुल फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब आपके पास अवेलेबल डेटा होता है, यानी आप कहते हैं कि आपको डेटा मिला और इस डेटा से पहले आप इसको इस डेटा के ऊपर जो है वर्किंग करेंगे, डायरेक्ट प्रेडिक्शन या इंसाइड नहीं करेंगे, बल्कि इससे पहले वर्किंग करेंगे, और वर्किंग करने के बाद फिर आप इसके अंदर इस वर्किंग के अंदर बहुत सारी वर्किंग है, यानी इसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग है, सिमिलरिटी देखना है, और इस तरह के बहुत सारे काम है, रिडक्शन ऑफ फीचर्स हैं। तो ये सारे काम करने के बाद फिर आप प्रेडिक्शन जो है वो या इंसाइट्स जो है वो निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि इस डेटा की अंडरस्टैंडिंग भी हमें हो। मशीन लर्निंग में हमने काफ़ी इस पर मेहनत करके डेटा की अंडरस्टैंडिंग, यानी डेटा को किस तरह लेते हैं, उसके वो बेसिकली रिग्रेशन डेटा है या क्लासिफिकेशन का डेटा है, इस तरह के डेटा को देखते हैं, फिर उसके ऊपर मॉडलिंग करते हैं। लेकिन वहाँ पे हम इस बात से आज़ाद थे कि डेटा अगर सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो उसको हम बेसिकली सही फॉर्मेट में पहले डिज़ाइन करते हैं, ताकि उसके ऊपर हम ये सारे काम कर सकें। तो अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि डेटा सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है, यानी अगर डेटा किस फॉर्मेट में हो। तो मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं एक डेटा सेट खोल के आपको शो करता हूँ स्क्रीन पे ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे ये एक डेटा है जो कैगल कंपटीशन से जो है वो डाउनलोड किया गया। अब मैं आपको समझाने के लिए ये डेटा सेट आपको स्क्रीन में जब नजर ना आए ना तो मुझे बताइएगा। ये CSV की फाइल है जिसको हम एक्सेल फाइल कहते हैं। अब स्लाइड से मैं एक एक्सेल फाइल पे आ गया हूँ। ये एक्सेल फाइल नजर आ रही है ना रहा? ये बेसिकली एक डेटा सेट है। जी सर। हाँ ठीक है, ये एक डेटा सेट है और इसके अंदर अगर आप, मैं सिर्फ डेटा सेट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई क्या बात हो रही है। ये एक जो टाइटैनिक का जो हमारे पास शिप था उसमें सर्वाइवल वाले लोग और नॉन सर्वाइवल लोगों का एक डेटा सेट है। ये बहुत कॉमन है, जो कैगल की कंपटीशन के अंदर ये मौजूद है। तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ जो है वो इंस्टेंसेस यानी डेटा है। अब जो रॉ बाय रॉ है, यानी ये पहला रॉ है, ये दूसरा रॉ है, तीसरा रॉ है, चौथा रॉ है, ये रॉ जो है बेसिकली इसके डेटाज हैं। तो अगर मैं देखूं तो टोटल कितना डेटा इसके अंदर मौजूद है तो ये दिखा देगा कि टोटल तकरीबन
इसमें 891 डेटा जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कुछ भी नहीं है। हमें तो जाहिर है हम इतना बड़ा डेटा होगा कि हम उसको इस तरह खोल भी नहीं सकेंगे, ओपन भी नहीं कर सकेंगे जब हम अपने फ्यूचर में काम करेंगे। यानी अभी तो हम देख सकते हैं ना इसको, अगर ये मिसाल के तौर पे 2 GB का डेटा होता और मैं डबल क्लिक करता तो 2 GB तो ऐसे ओपन नहीं हो सकती थी उसके ऊपर, तो फिर हमें इसका मेथडोलॉजी चेंज करनी पड़ती। तो अभी तो क्योंकि सीखने के लिए है तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा जो है वो पिक करते हैं। तो ये एक टाइटैनिक का जो है सर्वाइवल का जो है डेटा सेट है। अब आप देखें इसमें पैसेंजर नंबर 1 है और वो पैसेंजर किस क्लास में बैठा था, वो इसकी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इसका एट्रीब्यूट्स, उसका नाम क्या था, ठीक है, वो मेल था फीमेल था, एज उसकी कितनी थी, सिबलिंग्स उसके साथ कितने थे, उसकी पेरेंट जो थे नहीं थे, और इसे तालिबान ये इसी तरह ये डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ होता है। उसका टिकट नंबर क्या था, उसके किराया कितना था, केबिन का नंबर क्या था, एम्बार्कमेंट क्या थी इसकी, ठीक है। और ये जो कंडीशन है इसके बेसिस पे जब उसका हादसा हुआ टाइटैनिक का तो वो बच गया या मर गया, यानी सरवाइव कर सका या सरवाइव नहीं किया। तो 0 का मतलब यहाँ पे जो सरवाइव में आ रहा है यानी वो सरवाइव नहीं कर सका। और इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा डेटा दिया हुआ है सेम एट्रीब्यूट्स के साथ, हो सकता है कुछ डेटा मिसिंग भी हो सकता है कि किसी एक आदमी को कोई डेटा ना मिल सके, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें इसकी एज नहीं पता, मिसाल के तौर पर यहाँ देखें इसकी एज का नहीं पता, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड डेटा हमारे पास है, ये आदमी जो है वो सरवाइव कर सका या नहीं कर सका, इन्हीं एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हमें तो इतने कहा कि ये नोन डेटा है। नोन से मुराद है कि हमें ये बात जब हादसा हो गया तो जो डेटा हमारे पास कलेक्टेड था उसको हमने पब्लिक कर दिया। अब इसके अंदर जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे ना इनसाइट्स, अब इसके अंदर देखना ये है कि कोई पूछे कि बताओ इसमें फीमेल ज्यादा सरवाइव की या मेल ज्यादा सरवाइव की। आसान बात है कि हम इसमें सॉर्ट करके भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको बेसिकली उसमें जाएं, क्या नाम है, डेटा साइंस में, तो हमें इस प्रॉपर प्रोसेस लगाना पड़ेगा। कोई बोलेगा बताओ कि फीमेल हो और वो बेसिकली उसके सिबलिंग्स हो तो वो सरवाइव किए या नहीं किए। तो इस तरह के डिफरेंट सवालात जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और पूछे कि बताओ आप प्रिडिक्ट करो कि जब आइंदा सफर किया जाए तो क्या प्रिकॉशंस ली जाए, क्या प्रिडिक्शन होनी चाहिए। तो जाहिर है जो सर्वाइवल वाले होंगे उसमें जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल वाले होंगे वो प्रिकॉशंस इसमें डाली जाएंगी। तो इस तरह से ये डेटा जो है आपको, अब इस डेटा के ऊपर डायरेक्टली हम प्रिडिक्शन या मॉडल लगाने की कोशिश करें तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे। तो करते क्या है कि क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग मॉडल लगाते हैं तो मशीन लर्निंग मॉडल में नॉर्मली डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होता, बल्कि डेटा जो है न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो बेसिकली फ्लोट हो, लेकिन होना चाहिए न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर। तो अब आपके पास नाम तो न्यूमेरिक नहीं है, ना ही ये सेक्स न्यूमेरिक है, ठीक है, ना ही टिकट नंबर न्यूमेरिक है, ठीक है। तो ये चीजें आपने, ना ही एम्बार्क न्यूमेरिक है, तो इन चीजों को आपने चेंज करना होगा। और उससे भी पहले आपने पहले ये तय करना है कि जो मिसिंग डेटा है उसको कैसे फिल करें। मिसिंग डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन नहीं लगाई जाती। तो अब आपके पास अगर ये कोई 40,000 साइज होता तो आप एक एक डेटा को देख तो नहीं सकते थे कि कहाँ मिसिंग है और कहाँ मिसिंग नहीं है। तो मिसिंग डेटा देखने के मेथडोलॉजी के भाई मिसिंग कहाँ पे हो रहा है, मिसिंग को किस तरह फिल आउट करना है, ठीक है। इसी तरह से जो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को किस तरह से न्यूमेरिक बनाना है, क्या प्रोसीजर स्टैंडर्ड है या कोई बहुत बेहतर तरीक़ेकार है। फिर अगर इसकी डेटा के अंदर वेरिएंस बहुत ज़्यादा है तो उस वेरिएंस को कम करना ग्रुपिंग बना के। तो ये चीज़ें डेटा को बिफोर सेंडिंग फॉर द प्रेडिक्शन हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, इसको तैयार करते हैं डेटा को। और फॉरबेस के मुताबिक, फॉरबेस जो आपने पढ़ा होगा, फॉरबेस न्यूज़ जो है वो साइंस के लिए, उसके मुताबिक कि आपका 80% वर्क जो है वो डेटा यानी फीचर इंजीनियरिंग पे खर्च होता है। फीचर इंजीनियरिंग से मुराद है डेटा की प्रिपरेशन पे। जितना अच्छा डेटा प्रिपेयर करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप उसको प्रेडिक्शन के मॉडल में ले जा सकते हैं। प्रेडिक्शन मॉडल तो फिक्स है ना, डेटा प्रिपेयर हो गया, आपने कहा लो रैंडम फॉरेस्ट लगा दो, रैंडम फॉरेस्ट लग जाएगा, आपने कहा ग्रेडियंट बूस्टिंग लगा दो, ग्रेडियंट बूस्टिंग लग जाएगा। लेकिन फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि किसने, अब रैंडम फॉरेस्ट तो स्टैंडर्ड है, आपने भी लगाया मैंने भी लगाया, लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डेटा प्रिपेयर किया है वो अभी उसके अंदर काफी वीकनेसेस हैं।
ठीक है, और मैंने जो किया है उसमें वीकनेसेस नहीं है। तो अगर आप कैगल की कंपटीशन, हम सीखेंगे कैगल पे भी जाने, कैगल की कंपटीशन पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ लोगों के जो प्रिडिक्शन रिजल्ट्स हैं वो 100% आए इस डेटा सेट के ऊपर जो उन्होंने पूछा है, और कुछ लोगों के 70 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा। इसकी वजह यह है कि जो लोग 70 से ऊपर नहीं जा पा रहे, वो बेसिकली इसकी जो मॉडलिंग है वो उस तरह से नहीं कर पा रहे, यानी मॉडलिंग से मुराद है इसकी प्रिपरेशन वैसे नहीं कर पा रहे जो रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिल रहे, जबकि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो तो फिक्स है, वो तो आप कोई भी लगा दें, सही है ना। तो मैंने ये सिर्फ स्लाइड इसलिए दिखाई आपको कि आपको पता हो कि डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में आपको मिलता है। तो ये तो बहुत आसान, अभी भी मतलब जो डेटा फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है इससे कॉम्प्लेक्स मेथड भी हो सकता है। अब आपको, आप एक एज अ साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो एम्बार्क वाला प्रोसीजर है जिसमें एस भी है, क्यू भी है, तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे वेरिएंस की तादाद ज्यादा आ रही है। जैसे एज है तो एज में वेरिएंस बहुत ज्यादा है, वेरिएंस से मुराद है कि इसके अंदर जो इसकी पीक है ये बहुत फैली हुई टेल होगी इसकी, तो ये वेरिएंस हम निकालेंगे तो इसको कम करेंगे ग्रुपिंग करके एज को, ठीक है। फिर देखेंगे कि क्या इसमें इस डेटा के अंदर प्रिडिक्शन के अंदर नाम की जरूरत है या नहीं है, नाम से कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो हम उस हिसाब से नाम की फील्ड को यानी इसके एट्रीब्यूट्स को रखेंगे वरना नहीं रखेंगे। अब मैं इसमें ये बात बताता हूँ कि जो हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं इनको फीचर्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये तो सर्वाइव तो इसका टारगेट क्लास है ना, पी क्लास है, पी क्लास नेम, सेक्स, एज, सिबलिंग, पी पेरेंट क्लास है, पेरेंट, टिकट और फेयर, कैबिन, एम्बार्क, ये इसके फीचर्स हैं। उसको दूसरे लफ्जों में एट्रीब्यूट भी कहते हैं। फीचर्स अभी इसके सिर्फ 6 या 7 8 होंगे, उसके हो सकता है कुछ ऐसे डेटा सेट हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जिसमें 2000 फीचर्स हो, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। और ये जो पूरा एक रो है ये एक डेटा सेट कहलाता है, ये दूसरा डेटा सेट। डेटा जो है वो यानी जो वर्किंग है मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की, इसकी दो टाइप्स है, एक कहलाता है क्लासिफिकेशन और एक कहलाता है आपके पास जो सेकंड मॉडल है वो कहलाता है आपके पास रिग्रेशन मॉडल। इन दोनों में फर्क हमें पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या है। जिन लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ी उनको तो क्लियर होगा, जिन लोगों ने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी उनके लिए कंफ्यूजन होगा कि क्या फर्क है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में। ये भी हम इंशाल्लाह अभी आगे डिस्कस करेंगे, और नहीं भी बताया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब ये एक शौक के बेस पे काम है कि अगर आपको शौक होगा और आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो आपको मजा आएगा, और अगर आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी वीक हुई, थोड़ी मैथमेटिक्स वीक हुई और आपको इनकी वेरिएंस और ये निकालने में तकलीफ हो रही है तो फिर जाहिर है आप बोर होंगे कि भाई किस तरह से भी हम इसको इससे वर्किंग करेंगे। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम डेटा को देखे बगैर जो है इसकी अंदर की सारे मैकेनिज्म जो है वो मालूम करते हैं, इसके विजुलाइज करते हैं उसको ग्राफिकली डिफरेंट तरीके से, और देखते हैं कि डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। और कभी अगर हमें डेटा ओपन करने की जरूरत पड़ जाए तो हम सारा डेटा ओपन नहीं करते, सिर्फ एट्रीब्यूट्स को देखने के लिए कोई 10-15 डेटा ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि डेटा की नेचर क्या है, वरना तो सारा डेटा ओपन करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत डेटा के बारे में जो मैं बोल रहा था वो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली डेटा जो है किस चीज़ को कहा जाता है। और ये तो मैंने एक दिखाया, इस तरह के बिलियंस ऑफ डेटा जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे कंट्री में। थोड़ा सा लेकिन ये है कि डेटा एक अगर एग्जिस्ट करता है तो लोग देने से गुरेज करते हैं, और बहुत सारी जगहों पर तो डेटा कलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन वो कहता है 2050 तक तो सारी दुनिया जो है वो डेटा और डेटा साइंस पे ट्रांसफर हो चुकी होगी, यानी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। यानी अब किसी भी चीज़ के लिए जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो डेटा प्रोवाइड करेगा वो बेसिकली उसी के रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आए करेंगे। तो इस तरह से ये बेसिकली वर्क कर रहा होगा। तो मैं दोबारा से स्लाइड्स की तरफ जाता हूँ, तो सवाल हो तो पूछ लिया करना, तो इसमें कोई इशू नहीं। स्लाइड्स कहाँ गई, ये अच्छा जावेद, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना।
कुछ डेटा के बारे में। अच्छा, अब आते हैं स्लाइड्स में। मैं कुछ शुरू की स्लाइड्स, अभी हमें शुरू में ना कुछ चीज़ें आपको आती भी होंगी, हम बहुत ही बेसिक बातें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पाइथन की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जाके अपने डेटा साइंस के काम की तरफ जाएंगे। यानी जो एसेंशियल पाइथन की रिक्वायरमेंट है वो हम सबको आनी चाहिए। अब इसमें जो हमारे पास स्टूडेंट है, हो सकता है कि 10 को आती हो और 20 को नहीं आती हो, या 20 को आती है यानी 20 स्टूडेंट्स को आती हो, 10 को। तो हमें सबको लेके चलने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें हम बेसिकली वो पाइथन के जो बेसिक हैं, पांडास की लाइब्रेरी है या नमपाई की है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद फिर आगे जाएंगे ताकि जब हम काम कर रहे हो तो किसी को कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये क्या बात हो रही। तो कहता ये है, पहली स्लाइड ये कहता है कि डेटा साइंस आर इन हाई डिमांड। डेटा साइंस जो है वो हाई डिमांड के ऊपर चल रहा है। ये थोड़ा सा पुरानी स्लाइड है, 2012 के या 13 का रिजल्ट है ये, और कहता ये है कि अब हर फील्ड के अंदर जो है वो डेटा साइंस जो है वो हाई डिमांड के अंदर मौजूद है। डेटा साइंस नंबर पहली हेडिंग देखें 2012 की, अक्टूबर 2000, यानी अब 8 साल पुरानी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है कि डेटा साइंटिस्ट द हाई डिमांड जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, फिर ये बिग डेटा का, ये CNBC सब बहुत ही पॉपुलर किस्म के न्यूज़ है ये, कि व्हाई योर किड्स विल वांट टू बी डेटा साइंटिस्ट। ठीक, फिर कहता है बिग डेटा स्किल्स, शुड डेटा साइंटिस्ट बी योर नेक्स्ट जॉब। तो ये, हालांकि ये जो न्यूज़ है ये पुरानी है, 2012-13 की न्यूज़ है ज़्यादातर इसमें। तो उसके बावजूद उस ज़माने में, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज़ थोड़ी लेट ही आती है, अब तो खैर काफ़ी काम हो रहा है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो अब ऐसा क्या है कि हम डेटा साइंटिस्ट ही बनने की तरफ जाएं, तो उसमें 2 रीजन है। एक तो ये कि हाईली पेड है ये, यानी काम आप दूसरों के बराबर ही कर रहे होंगे, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा का, लेकिन बहुत रिस्की काम होता है इसके अंदर कि आप, कंपनी आप पे डिपेंड करती है, आप एनालिटिक्स निकालते हैं, कंपनी की प्रिडिक्शन निकाल के देते हैं, तो एक रिस्की काम आपके कंधे पर मौजूद होता है। तो इस बेसिस पे आपकी पे भी बहुत ज्यादा होती है। तो हाईली पेड जो है लोगों को आप जो है वो उसके बेसिस पे डिसीजन जो है वो ले रहे होते हैं, आप खुद जो है वो काफी। तो इस वजह से इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, और जाहिर है अच्छे काम करने वाले, मैं हमेशा कहता हूँ जो अच्छे काम करने वाले होंगे तो उनको पे भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, ये भी तो जनरल बातें कर रहा हूँ मैं, ताकि पहले दिन की हमारी स्टूडेंट की तादाद वगैरह भी मिल जाए। आल्सो इन एकेडमिया में भी इसकी काफ़ी डिमांड है, और अब आप देख रहे होंगे कि रिसर्च भी इसके ऊपर हो रही है, और रिसर्च नहीं होती तो यहाँ तक हम पहुँचते भी नहीं। और अब जावेद अपनी वो बंद करो माइक, मैं तुम्हें म्यूट भी नहीं कर पा रहा। अच्छा, खैर हो गया। अच्छा, ठीक है ना। तो कहता है कि व्हाइट हाउस टू यूनिवर्सिटीज, वी नीड मोर डेटा साइंटिस्ट, हमें मजीद डेटा साइंटिस्ट चाहिए। यानी हम इंडीड जो जॉब की साइड है उसमें जाके अगर सर्च करें तो वो बताएगा कि कितनी डिमांड जो है वो डेटा साइंटिस्ट की इस वक्त एग्जिस्ट करती है। तो जाहिर है इंडस्ट्री में कोई चीज़ उसी वक्त पॉपुलर हो पाती है और कामयाब हो सकती है जब एकेडमिया जो है वो उसके लिए रिसर्च करके उसको दे। तो ये सारे एक ही बेसिकली चीज़ों की कंटिन्यूटी है, जैसे कहते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं बिग डेटा हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी के अंदर जो है वो आती हैं। तो डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया। तो अब आपने देखा होगा पाकिस्तान में अब जाके 2 साल से डेटा साइंस में MS भी हो रहा है, BS भी हो रहा है। तो थोड़ा हम लेट हो गए ना, लोगों ने बहुत पहले कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी लेट आती हैं, लेट शुरू होती हैं, तो हम उनसे काफ़ी पीछे। अब वहाँ पे मजीद चेंजेस होनी शुरू हो चुकी हैं, पाइथन की जगह दूसरी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, हम अभी पाइथन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम डेटा साइंटिस्ट बनेंगे तो हमें वो चीज़ें जो है वो नजर आएंगी। ये स्लाइड्स आपको मोटिवेशन के लिए है कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप जो है वो ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। यानी, और मैं आपको बताऊं कि डेटा साइंटिस्ट में ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कंटिन्यूस जो है रीडिंग की ज़रूरत है। आप मार्केट के साथ रहें, कौन से मॉडल नए आ रहे हैं, कौन से मॉडल पुराने हैं, किस में क्या चेंजेस हुई हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप कर नहीं सकेंगे काम।
कहते हैं बिग डेटा, ये सब पुरानी रिपोर्ट्स हैं, मैं अभी कोई नई रिपोर्ट्स ढूंढ के लगाई नहीं क्योंकि फिर वो फॉरवर्ड्स वगैरह में ढूंढना पड़ता है, ये पुरानी पड़ी हुई थी तो मैंने, तो ये एक एवरेज सैलरी है जो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट और उसके अगेंस्ट में एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स को दी जाती है। और अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे अप टू 3 इयर्स हो तो 80,000 है, और 4 to 8 ईयर हो तो $1,20,000 है, और इसी तरह से 9 ईयर प्लस हो तो $1,50,000 है। तो ये कुछ, और ये तो एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स हैं, और अगर नॉर्मली सी शार्प और दूसरे लोगों हो तो उसके मुकाबले में तो काफ़ी हाईली पेड है ये। और मैंने आपको रीज़न बता दी कि आपके कंधों पे जो है वो सारी कंपनी का जो है जिम्मेदारी होती है, और आप उसी के बेसिस पे डिसीजन जो है वो लेते हैं, आपकी प्रिडिक्शन पे डिसीजन लिया जा रहा होता है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी रिस्की भी होता है और इंटरेस्टिंग भी है। कहता है कि डेटा साइंस, व्हाई ऑल द एक्साइटमेंट इसकी वजह यह है कि अब आगे आने वाले वक्तों में हर चीज़ डेटा साइंस के मुताबिक ही जो है प्रिडिक्ट की जाती है। मिसाल के तौर पे कोविड-19 की जो प्रिडिक्शन अब कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल रहेगी या दुनिया में क्या सूरत हाल रहेगी कोविड-19 की, तो वो बेसिकली पिछले डेटा को जो गैदर हुआ 6-7 महीने में, उसको देखते हुए